नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बड़े अफसर हैं, आज सुबह उनसे विमर्श हो रहा था। और कभी कभी लगता है कि आप सामने वाला जो बातें आपसे से कहता है तो आपको खुद लगता है कि यार ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। इन दिनों तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे सारे गणितों पे कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चलती रहती है। मेरे जो सूत्र हैं वो मैं उनसे बातें करता रहता हूँ। और पता नहीं क्यों लॉटरी लग गई इन दिनों में, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में लोग मुझ पे मेहरबान हो गए हैं, मित्र बन गए हैं। आप सोचेंगे कि मैं खबरें कर रहा हूँ ऐसी ऐसी और आप कह रहे हो मित्र बन गए हैं। लेकिन भाजपा के एक बहुत बड़े तबके को मेरी खबरें बहुत पसंद आ रही हैं। कारण यह है कि उनके मैं मन की बात बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह अफसर उनको परेशान करते हैं, नौकरशाही सरकार पर हावी हो गई है और विधायकों का कार्यकर्ताओं का मान नहीं रखा जा रहा है। तो ये बातें चूँकि बिल्कुल सतही तौर पे सही हैं तो लोगों को अच्छी लगती हैं। तो जब आप मंथन करते हैं, लगातार स्टडी करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। हाँ, जैसे कई कई नई बातें केवल 4 PM ने ब्रेक करी, किसी मीडिया चैनल के पास नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में लोग आपको बताने लगते हैं। उनको ये भरोसा जगता है कि यार ये जगह है, ये चैनल ऐसा है जहाँ पे अगर कुछ खबर बताओगे तो आपका नाम सामने नहीं आएगा और ये बंदा जो है वो खबर छाप देगा, खबर चला देगा। तो यही कारण है कि यूट्यूब की, हमारे चैनल की विश्वसनीयता भी बढ़ी है और फिर लोगों का प्यार भी बढ़ा है और कुछ नई चीज़ें सामने भी आती हैं। तो जब मैं बात कर रहा था तो बात चल रही थी अयोध्या के मंदिर की। अब मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि सारी पंचायत आपको पता ही है, कौन सा प्लॉट कितने में, कब 5 मिनट में 2 करोड़ का प्लॉट 18.5 करोड़ में, फिर सफाई, फिर गंदगी, फिर तमाशे। और संजय सिंह ने तो बिल्कुल धुलाई कर दिया, मतलब इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचा दिया है। शुरुआत पवन पांडे ने की थी, फायर ब्रांड नेता है, वो भी अयोध्या के पूर्व मंत्री हैं, दस्तावेज लाए थे। और उसके बाद संजय सिंह ने तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक एक मैसेज तो दे दिया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। और आप और मैं दोनों इस बात के लिए मुतमईन होंगे कि आखिर अयोध्या के मेयर जो हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो जो पहली रजिस्ट्री होती है उसके गवाह भी वो होती हैं और बाद वाली जो रजिस्ट्री ट्रस्ट की होती है उसके गवाह भी वो होते हैं, जबकि वो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं। तो बड़ा सवाल उनकी भूमिका पे हो रहा है। उनको लेके अयोध्या में तमाम बातें वैसे भी चलती रहती हैं। लोग कहते हैं वो प्रॉपर्टी में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी बड़ी रुचि है प्रॉपर्टी में। तो एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि लगातार एक डेंट तो पड़ गया है लोगों में, जो भरोसा था ट्रस्ट को लेकर और राम मंदिर को लेकर, उसमें ये चीज़ें तो आ गई। और जिस तरह संजय सिंह खुलेआम चंदा चोर कह रहे हैं, और सोशल मीडिया में वो प्रचलन में बहुत ज़्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। तो मेरे दोस्त ने आज आके मुझसे एक बड़ा सवाल ये किया, उन्होंने मुझसे विमर्श किया कि संजय जी, कभी आपने विचार किया कि ये रोज़ एक नए दस्तावेज अखबार को मिल जा रहे हैं, संजय सिंह के हाथ में आ जा रहे हैं, ये पेपर लीक कौन करा रहा है? क्या ये भी यूपी दरबार और दिल्ली दरबार के बीच की लड़ाई का हिस्सा तो नहीं है? अब मैं चौंका, मतलब बहुत बड़ी बात थी। और फिर मैंने आज कुछ चीज़ें मालूम करने की कोशिश करी। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस, बड़ा अखबार है, सम्मानित अखबार है, सम्भ्रांत अखबार है, उसने भी एक खबर छापी है। उसका लब्बो-लौब ये है उस खबर का कि 18 मार्च को ट्रस्ट ने 1.20 हेक्टेयर एक बड़ा प्लॉट सुल्तान अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ में खरीदा, जिसे पहले 2 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अयोध्या में एक ही दिन यानी 18 मार्च को 2 अलग अलग कीमतों पर 18.5 करोड़ और 8 करोड़ रुपए में 2 प्रमुख भूमि 1.08 हेक्टेयर और 1.03 हेक्टेयर खरीदी। 2 अलग अलग खरीदारों से खरीदी। ये दोनों ज़मीन के टुकड़े हरीश पाठक, कुसुम पाठक में थे और उनके नाम पर एक बिक्री था। बड़ी लंबी खबर है और उसमें सब डिटेल दी हुई है कि उस दिन एक ज़मीन और ख़रीदी गई थी और उसके दाम बहुत कम थे। तो इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी खबर है। तो जब मैंने उनकी खबर से विमर्श किया तो मेरे को एक बात समझ में आई कि कुछ खेल हो रहा है इसमें। वो बात इसलिए समझ में आई कि जब मेरे को पता चला था कि ये सब विवाद शुरू हुआ तो मुझे लगा कि एक पत्रकार के नाते एक बड़ी खबर है मेरे लिए
कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अगर ज़मीन खरीदी जा रही है और उसको लेकर कुछ विवाद हो रहा है तो मुझे जानना चाहिए। तो मैंने कोशिश करी जानने के लिए। तो रजिस्ट्री ऑफिस में एक लाइन कही जाती है ना, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो अयोध्या का रजिस्ट्री ऑफिस में यही हाल है। आप पूछ तो लीजिए कि ये रजिस्ट्री किसके नाम पे हुई या ये बैनामा किसके नाम पे हुआ, मतलब वो आपको एक तरह इस निगाहों से देखेंगे कि जैसे आप मैंने कहाँ से आ गए हो, कौन आदमी है, मतलब वो बिल्कुल आपको हिंदुस्तान वाली नहीं मानेंगे। वो उनको लगेगा आप किसी दूसरे लोग से आए हैं और कुछ खुराफात करने आए हैं। तो ऐसी स्थिति में अचानक रजिस्ट्री ऑफिस कुछ लोगों पे मेहरबान हो जा रहा है और एक के बाद बैनामों की फोटोकॉपी दस्तावेज बाहर चले आ रहे हैं, तो शक तो होता ही कुछ कहीं कुछ खेल चल रहा है। पड़ताल जब शुरू करी तो कुछ चीज़ें इस विमर्श में जो वो बड़े अफसर थे उन्होंने मुझसे कहा कि ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन, नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा किसके आदमी? प्रधानमंत्री के आदमी। चंपत राय किसके आदमी? प्रधानमंत्री कैंप के आदमी। नेचुरली ये जब ट्रस्ट के जो सदस्य बनने थे उनका चयन हुआ तो उसमें सबसे बड़ी प्रभावशाली भूमिका में नरेंद्र मोदी थे। अब उनका अगला सवाल था, ट्रस्ट की बदनामी से किसकी बदनामी? मैंने कहा जाहिर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अगर पोस्ट किया है तो प्रधानमंत्री कार्यालय पे उंगली उठ रही है। सोशल मीडिया पे चंपत राय को जितना बदनाम किया जा रहा है तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये इसमें चंपत राय की तैनाती किसने की थी। आज फिर चंपत राय की और भी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ गए कि बिजनौर में अपने भाई की ज़मीन, गौशाला की ज़मीन और 50 करोड़ की ज़मीन, उस पर स्कूल बनवा दिया चंपत राय ने अपने भाई की ज़मीन को कब्जा लेके। कोई इंडोनेशिया की लड़की है, उस महिला है, उसने शिकायत करी है कि उसकी ज़मीन पर कब्जा हुआ। लेकिन मैं इनमें से किसी खबर की पुष्टि नहीं करता क्योंकि देर रात को ये मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आए हैं। तो मैं कल इसकी पड़ताल करूंगा कि क्या वास्तव में कोई गौशाला की ज़मीन थी जिस पे चंपत राय जी के भाई का जिक्र आ रहा है, और ये जिक्र आ रहा है कि उस पर कब्जा करके स्कूल बना दिया गया, गलत ढंग से विश्वविद्यालय की मान्यता करा दी गई। मैं इन सब चीज़ों की पड़ताल कल करूंगा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आ जाए। तो बड़ा सवाल ये है कि जब ये चर्चाएँ आम हैं, सोशल मीडिया पे ये चर्चा बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि एक दिल्ली दरबार है और एक यूपी दरबार है और दोनों में सहमति के स्वर नहीं है। तो ये लगातार एक के बाद एक कागज़ लीक हो रहे हैं। अब मैं डिटेल में इस विषय पे बात नहीं कर सकता आपसे क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, और ज़्यादा बात करूँगा तो आज रात में एफआईआर मेरे नाम से हो जाएगी पक्का, क्योंकि 4 PM की खबरों से वैसी ही बड़ी मिर्चें लग रही हैं सरकार को और कुछ बड़े अफसर बड़ा प्लान कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे लगातार ये बात शेयर भी करते रहता हूँ कि कुछ चीज़ मिल जाए जिस पर वो एफआईआर करा दी जाए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लगातार पेपर लीक होकर संजय सिंह के पास पहुँच रहे हैं, ये लगातार ये पेपर लीक कर करके अखबार के दफ्तर में पहुँच जा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं एक्टिव हो रही है ये मालूम करने के लिए कि ये दस्तावेज लीक कौन कर रहा है? सरकार के पास काबिल अफसरों की कमी नहीं है। आपकी गाड़ी का पीछा कराएंगे, आपका फ़ोन ट्रेक कराएंगे, आपके घर तक आके आपकी पड़ताल करेंगे। मैं तो खुद इसका गवा रहा हूँ। एसटीएफ में एक सीओ साहब है दीपक सिंह, पहले गोमती नगर के हुआ करते थे। इतनी जन्म पत्री खराब है इनकी, अगर पड़ताल हो गई तो बेचारे पता नहीं कहाँ का दिखाई देंगे। लेकिन हैं बड़े बहादुर। मेरे एक मित्र को बुलाया, 4-5 घंटे बिठाया और ये कहा देखो तुम भी हमारी जाति के और हम भी तुम्हारी जाति के, और तुम कहाँ संजय शर्मा के चक्कर में पड़े हो। हमने मालूम किया तुम उनके दोस्त हो, कोई चीज़ बता दो हमें जिससे हम संजय शर्मा को फंसा सकें। हमने उनकी गाड़ी की भी पड़ताल करी है, उनके पीछे हमने ट्रेस किया है वो कहाँ आते कहाँ जाते हैं, हमने उनके फ़ोन भी सुने हैं, सारी चीज़ें मालूम करी हैं, लेकिन कुछ मसाला मिल नहीं पा रहा। तुम मसाला दे दो। क्या मेरा मित्र बहादुर था, बोला कि मैं 15 सालों से पारिवारिक रिश्ते हैं मेरे, और आप इस तरह की बात मुझसे क्यों कह रहे हैं? आपको जो करना संजय शर्मा से पूछिए। जब उसने मुझे बताया तो मैंने डीजीपी को और अवनीश अवस्थी जी को और मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी कि एसटीएफ का ये काम कब से शुरू हो गया कि इस तरह किसी पत्रकार के दोस्तों को बुला के धमका के और गाड़ी का पीछा कराए और सब मालूम करें। अब मुझे नहीं पता उस शिकायत पे जांच में क्या क्या चल रहा है, कहाँ से जांच पहुँची। तो मैं उनकी बहादुरी की बात कर रहा था। तो जब इतने बहादुर अफसर हैं एसटीएफ में और बाकी संस्थानों में, तो ये जांच क्यों नहीं हो पा रही सरकार की अभी तक कि पेपर लीक कौन कर रहा है? कौन व्यक्ति है जो संजय सिंह तक, जो इंडियन एक्सप्रेस तक, जो 4 PM तक, जो बाकी अखबारों तक पहुंचा रहा है?
साथ ही उनसे जो विमर्श हो रहा था, तो एक बात और सामने आई। आप कोई ऐसी खबर दिखा दीजिए पिछले कोविड काल में जो सीधे सरकार पे बुरी तरह हिट कर रही हो, मुख्यमंत्री जी पे हिट कर रही हो, और वो खबर लखनऊ के किसी बड़े अखबार में और किसी बड़े चैनल में कंटिन्यू चली हो। एक दो को मैं बात नहीं कर रहा। कारण ये कि जैसी खबर चलती है तो सरकारी सिस्टम के कुछ अफसर हैं, बड़े स्मार्ट अफसर हैं, सूचना निदेशक हमारे शिशिर जी हैं, बड़े स्मार्ट अफसर हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, लोगों से रिश्ते हैं, तो वो याद दिला देते हैं कि यार देखो, तुम्हारे अखबार को बड़ी मुश्किल से 8 करोड़ का पैकेज दिलाया था, देखो तुम्हारे चैनल को बड़ी मुश्किल से 6 करोड़ का पैकेज दिलाया था, अब ऐसी खबरें चलाओगे तो हम ये पैकेज कैसे मेंटेन रखेंगे यार, फिर हम तुम्हें 7 करोड़ देने वाले हैं, फिर हम तुम्हें 5 करोड़ देने वाले हैं। तो ये खबरें नहीं चलनी चाहिए। अब अखबार का पत्रकार तो चाहता है खबर चले, लेकिन मालिक को तो धंधा चाहिए होता है। मालिक को इस बात से क्या खबर मतलब कि बड़ी खबर जो है वो पहले पेज पे छपेगी या 8वें पेज पे छपेगी। वो संपादक को बुलाता है और कहता है कि भैया अपने रिपोर्टर से कह दो थोड़ा हल्के रखें, बड़ा मुश्किल से रेवेन्यू आ रहा है, इस समय कोविड काल चल रहा है, सरकार मेहरबान हो रही है। तो आज आपने देखा होगा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या बड़ा विज्ञापन, फुल पेज के विज्ञापन, ये करोड़ों रुपए के होते हैं विज्ञापन। आपकी जो खून पसीने की कीमत होती है ना, पैसा होता है, उससे पैसा हम मीडिया वालों को मिलता है। हमसे कहा जाता है यार ये तुम 5 करोड़ पकड़ लो, लेकिन ये खबरें मत दिखाया करो, मतलब सरकार की बढ़िया बढ़िया दिखाया करो। देख ही रहे होंगे आप चैनल में, कोरोना काल में यूपी ने बहुत बेहतर काम किया, यूपी का नंबर 1 हुआ, इस तरह के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलते रहते, छोटा सा कहीं लिखा हो रहता है कि प्रायोजित टाइप का, फीचर टाइप का, वो आप समझ में नहीं आएगा आपको लगेगा ये तो खबर ही चल रही है, मतलब खबर में कोरोना काल में कितना बढ़िया काम किया ये खबर चल रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आपके पास इतने इतने काबिल अफसरों की टीम है, STF है, SIT है, क्या क्या आपके पास में विंग हैं, आप किसी का फ़ोन भी सुन लेते हो, आप किसी का गाड़ी का पीछा भी करा लेते हो, आप उसे घर तक पहुंच जाते हो, तो ये मालूम क्यों नहीं कर पा रहे हो इतने दिनों से कि ये खबरें लीक कौन कर रहा है। और दूसरी बात, जो ये खबरें चल रही हैं, छप रही हैं, तो ये सूचना विभाग और ये शिशिर जी ये खबर रुकवा क्यों नहीं रहे। बाकी सब खबरें रुक जाती हैं, इन खबरों को छपवाने में क्या उद्देश्य है, किसी का क्या इंटरेस्ट है। शिशिर जी का मैंने नाम लिया, मतलब मैं इनको ऐसे खराब व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा, मेहनती अफसर हैं और मिलनसार अफसर हैं, लोगों से संवाद करते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं सबसे, पत्रकारों से। तो मैंने उनकी पोस्ट का किया, मतलब उनकी पोस्ट, उनका विभाग, वो उससे ऊपर भी अफसर हैं, तो क्यों नहीं खबरें रुकवा पा रहे हैं। किसी ने सार्थक कोशिश करी कि इन खबरों को, चंपत राय की बदनामी को रोका जाए? मुझे लगता है नहीं करी। किसी ने कोशिश नहीं करी कि अयोध्या के मेयर के नाम बदनाम होने से रोका जाए। मैं अच्छी बात मान रहा हूँ, इसको कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, सरकार का काम ये थोड़ी ना है कि खबर छपरी रोकने की कोशिश करो, मगर जब कोविड काल की खराब खबरों को रोकने की कोशिश की जाती है, बड़ी से बड़ी घटनाओं में, हाथरस वाली घटना याद होगी, मतलब क्या क्या तरकीब नहीं की गई थी खबरें ना छपें। तो फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का, प्रधानमंत्री के करीबी लोग बदनाम हो रहे हैं, पड़ताल भी नहीं की गई और खबरें रोकने की कोशिश भी नहीं की गई। ये ऐसा मेरा उन अफसर के संग आज विमर्श हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं ये बात। मुझे भी लग रहा था कि जब मैं मालूम कर रहा हूँ रजिस्ट्री ऑफिस में, तो कोई खबर नहीं मिल रही, कोई जानकारी नहीं मिल रही, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है, लेकिन रोज एक मसाला चंपत राय का दे दिया जाता है। कौन है, कैसे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल इस पछड़े में नहीं पड़ रहा। आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरी इतनी कम बोलने पे। अब ज़्यादा बोलूँगा तो बस वो भड़केंगे और फिर तरह तरह के ट्रोल आर्मी शुरू हो जाएगी, फेसबुक पे मुझे गंदी गंदी गालियाँ लिखना शुरू हो जाएंगी, दफ्तर पे गंदे फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, जान से मारने की धमकी हो जा रही है, पिछले कई दिनों में हुआ, मैंने पूरा ऊपर तक बताया ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं। लेकिन चलो ठीक है, पत्रकारिता कर रहे हो और आपको सच बताने की जब हिम्मत कर रहे हो तो ये सब तो झेलना पड़ेगा, तो झेल लेंगे हम, जब तक जिंदा हैं तब तक हम ऐसी खबरें जरूर बताएंगे आपको। और जो मैं दावा कर रहा हूँ, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये लखनऊ के किसी मीडिया संस्थान में आपको नहीं मिलेगा। दावा कर रहा हूं कि ये किसी की हिम्मत नहीं है जो आपसे बोल दे, ये सच बोल दे। मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई तो बोले। नक्कार खाने में तूती की आवाज, एक छोटा सा दिया तो जलाए कोई आंधी के खिलाफ। सब एक ही धारा में बह जाएंगे, सब वही विज्ञापन करोड़ों का लेके बैठ जाएंगे,
तो सच बताने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई आधार नहीं है मेरा, लेकिन राजनीतिक बातों में, राजनीतिक विमर्श में ये बातें निकलती जरूर हैं कि आखिर कौन है जो चंपत राय की बदनामी के पेपर लीक करा रहा है और चाह रहा है कि दिल्ली दरबार की बदनामी हो। सवाल उठे ट्रस्ट के सदस्यों पे, सवाल उठे कि उनका चयन किसने किया, सवाल उठे पूरे प्रक्रिया पे। लोग कहते रहे चंदा चोर है। जाहिर है कुछ बड़े खेल हैं, और कुछ बड़े खेलों का जब सच सामने आएगा तो ये पूरा देश हिल जाएगा। हमने आज शुरुआत की है, पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे। देखते रहिए 4 PM, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए 4 PM, और कहिए उनसे कि इस चैनल को हिम्मत देनी है तो तुम सब लोग, एक व्यक्ति 20-20 लोगों से को सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि सच यही है। आप साथ देंगे तो मैं हिम्मत करूंगा बोलने की, आपको वो सच बताने की जो किसी मीडिया संस्थान के अंदर हिम्मत नहीं है। तो सच सुनना चाहते हैं तो मुझे सहयोग करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, दोस्तों से कहिए शेयर करिए, और कल फिर मेरे एक खुलासे का इंतजार कीजिए। थैंक यू।